चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षा छठवीं एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक की पहली यूनिट आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताई गई है वो पूर्णिमा और अमावस्या को लेकर बात बताई गई। पूर्णिमा का यहाँ पर दूसरा नाम बताया गया है पूर्ण चंद्रमा की रात्रि, और अमावस्या का नया नाम यहाँ पे आपको याद रखना है नए चंद्रमा की रात्रि। अब पूर्णिमा की कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हो गया चंद्रमा मून। सूरज और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी है तो उस दिन क्या होगा, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है इस कारण से हमारे जो रात्रि रहेगी पूरी उजाले वाली रहती है। पूर्णिमा के दिन हमारी जो रात होती है उजाले वाली रहती है। पूर्णिमा के बारे में यहाँ जो फैक्ट बताया गया है कि पूर्णिमा हमें महीना में एक ही बार देखने को मिलती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब दूसरी जो बात बताई गई है अमावस्या को लेकर कि हर 15 दिन बाद हमें अमावस्या देखने को मिलती है। अमावस्या की कंडीशन में क्या होता है, यह हमारा सूर्य है, यहाँ पर चंद्रमा जाएगा और ये हो जाएगी पृथ्वी। अब सूर्य से जो रोशनी आ रही है इसको चंद्रमा रोक लेता है, इसलिए अब जो हमारी धरती पर जो रात हो रही है वो अंधेला वाली हो जाती है, अंधेले वाली हो जाती है। इसी को हम कहते हैं अमावस्या। और अमावस्या के से रिलेटेड जो फैक्ट याद रखना है कि महीना में 2 बार हमें अमावस्या देखने को मिलेगी और महीने में 1 बार पूर्णिमा हमको देखने को मिलती है। और अमावस्या का दूसरा नाम आपको याद रखना है नए चंद्रमा की रात्रि, और पूर्णिमा को आपको याद रखना है पूर्ण चंद्र की रात। अब इसके बाद खगोलीय पिंड के बारे में हम देखेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आकाश में आप रात के समय में जो कुछ भी देख रहे हो जो चमक रहा है, चाहे सूरज हो, चंद्रमा हो, जो भी चीज़ें आपको चमकते हुए दिखाई दे रही हैं वो सभी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आती हैं। खगोलीय पिंड के बाद हम जानेंगे तारों के बारे में। तारों के बारे में जो जो फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी हमें एक एक याद रखना है। सबसे पहली बात इसके साइज को लेकर बताई गई है कि इनका साइज बड़ा होता है। दूसरी बात ये काहे से बने हैं, तो ये गर्म गैसों से बने हैं, गर्म गैसों के गोले हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इनका स्वयं का प्रकाश रहता है। इन्हीं के प्रकाश से दूसरी जो खगोलीय पिंड हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो सूरज एक तारा है। तारा के बाद हम देखते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल को यदि आप दूसरे रूप में कहें तो तारा मंडल भी कह सकते हैं। आकाश में आप देखते हैं नक्षत्र मंडल का जैसे ही नाम याद आता है, तारा मंडल का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे मन में आ जाता है सप्तऋषि तारा मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या है, आसमान में तारों की एक प्रकार से आकृति, तारों का समूह जब एक आकृति, निश्चित आकृति बना लेता है तो उसी को हम तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारों के द्वारा जो बनाई गई कई प्रकार की आकृति है उसको हम तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल है, 7 तारों का एक समूह बनाता है। स्मॉल बियर, बिग बियर, ये सब जो है तारामंडल के नाम है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है अंग्रेजी और हिंदी नाम कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। बिग बियर, जैसे कि एक एग्जांपल यदि हम लें बिग बियर का यदि हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इसको आर्सा मेजर कहते हैं। और एक होता है स्मॉल बियर जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि तारामंडल। तो बिग बियर का जो एक हिस्सा है वो सप्तऋषि तारामंडल, मतलब बिग बियर से ही सप्तऋषि तारामंडल बना है। और अगली चीज़ जो एक फैक्ट बताई गई है यहीं से रिलेटेड कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में हमको दिखाई देता है।
यदि जो 7 तारों का जो समूह सप्तऋषि जो तारामंडल है, ये हम सप्तऋषि तारामंडल यहाँ पर बना रहे हैं इस प्रकार से। ये सप्तऋषि तारामंडल बन रहा है हमारा, और यहाँ कहीं पर हमको एक ध्रुव तारा दिखेगा। अब यदि ये इन दोनों तारों को हम संकेतक तारे मान लें, यहाँ से एक रेखा खींच दें तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। यहाँ पे हम इस बात को ध्यान में रखना है। ध्रुव तारा हम देख चुके हैं कि ध्रुव तारा की यदि हम स्थिति का पता लगाना है तो जो सप्तऋषि तारामंडल है उसके जो 2 संकेतक तारे हैं वहाँ से एक काल्पनिक रेखा सीधी सीधी हमें खींच देना है, तो वो इंगित करती है ध्रुव तारा की ओर। हमेशा ये उत्तर दिशा में हमको दिखाई देता है, और पुराने ज़माने में दिशा का पता लगाने के लिए इसी का प्रयोग करते थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रह जैसे कि हमारी पृथ्वी को ही हम ले लेते हैं। ग्रह क्या होते हैं? इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और ये तारों से अपना प्रकाश लेते हैं, सूरज से अपना प्रकाश और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और ये बने रहते हैं ठोस पदार्थों से। अब जरूरी नहीं है कि ये ठोस पदार्थों से ही बने रहें, कुछ ऐसे हैं जो गैसों से मिलकर बने हैं, कुछ ऐसे हैं जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गए, ये ठोस पदार्थों से मिलकर बनी है। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और तारों के चक्कर लगाते हैं, जिनको हम ग्रह कहते हैं। अब ग्रह जो शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है, प्लानेट बोलते हैं हम इसको। तो ग्रीक भाषा का कौन सा वर्ड है? प्लेनेटाई। प्लेनेटाई ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। तो ये सब बातें हमने जाने हैं ग्रह के बारे में। पहला फैक्ट ये है कि खुद का इनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तारों से अपनी ऊर्जा और प्रकाश लेते हैं। दूसरी यह है कि ये तारों के चक्कर लगाते हैं और साइज में थोड़े छोटे होते हैं तारों की अपेक्षा। ग्रह के बारे में हम देख चुके, बहुत ही कम बातें यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ ही रहे हैं तो हमें कहीं नहीं भटकना है कि हम और कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी के ऊपर हमको भरोसा करना है। इसके बाद ही आप कहीं जाइए। एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप जहाँ जो किताब का सहारा लेना चाहें ले सकते हैं। अगली जो बात है, हम छल्लों से रिलेटेड कर रहे हैं। अब छल्ले क्या है? जैसे ये शनि है, शनि के चारों ओर जो ऐसे आप छल्ले देखेंगे, एक पट्टी आप देख रहे हैं, इसी को छल्ले यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि ये किस चीज़ से बनी है। तो ये छोटे छोटे असंख्य पिंडों से मिलकर बनी है। धूल भी हो सकता है और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं। ये किस में है, उन ग्रहों के नाम आपको याद रखना है। तो बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है। इन तीनों ग्रहों में ये छल्ले आपको स्पष्ट दिखते हैं। अब हमने इस छल्ले के बारे में जान लिए हैं, इसके बाद बारी आती है आंतरिक ग्रहों की। तो ग्रहों को हमने 2 भाग में बांट दिया है। ये हमारा सूरज है, यहाँ से सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और यहाँ पे यह है क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं इनको हम आंतरिक कहेंगे, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह से इधर अंदर में पड़ रहे हैं। और इधर जो वाले ग्रह होते हैं, मंगल के बाद हो गया बृहस्पति, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, प्लूटो हो गया, ये सब बाहर वाले ग्रह हैं जिनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि ये किसके समान है? वो जुपिटर के समान है। जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति के समान है।
अब यदि हम आंतरिक ग्रहों की बात करें, जो हमने आंतरिक ग्रह देखे थे, तो ये वाले जो ग्रह हैं चार, ये पृथ्वी के समान है। मतलब पृथ्वी जैसे कि हमारी सॉलिड है, ठोस पदार्थों से, चट्टानों से मिलकर बनी है, ये इसी प्रकार ये जो चारों ग्रह हैं, चारों ग्रह हमारी पृथ्वी के समान हैं। लेकिन ये जो बाहर वाले ग्रह हैं वो बृहस्पति के समान है। बृहस्पति मतलब ये गैसीय पिंड है, गैसों से मिलकर बने हैं और लगाते सभी लोग सूरज का चक्कर हैं। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल यहाँ पे हम जान लेते हैं। शुरुआत हम करते हैं बुध के साथ में। तो हम देखते हैं कि बुध जो है, बुध ग्रह सूरज के बिल्कुल निकट में है। बुध ग्रह सूरज के बिल्कुल निकट है, मतलब इसकी जो कक्षा है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए जल्दी सूरज का चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में ये कंप्लीट करता है। और अपनी स्वयं की अक्ष में, स्वयं की अक्ष में 88 दिन लगा रहा है सूरज का चक्कर लगाने में, और स्वयं की कक्षा में ये घूमता है 58 दिन में। ये हो गया बुध। उसके बाद बात करते हैं हम शुक्र की। तो शुक्र की कक्षा अब थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो शुक्र लगाता है 255 दिन में सूरज का एक चक्कर, और खुद की कक्षा में 243 दिन लगाता है ये। अब आगे हम बढ़ते हैं बुध शुक्र, इसके बाद आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में तो सभी जानते हैं, 365 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाती है, और खुद की परिधि 24 घंटे, मतलब एक दिन। बुध शुक्र पृथ्वी। इसके बाद अब बारी आती है मंगल की। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, और ये 687 दिन लगा देता है सूरज का एक चक्कर लगाने में, और एक दिन में ये अपनी अक्ष के चारों ओर घूम जाता है। इन चारों के बारे में हम देख चुके हैं कि कितने दिन में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, कितने दिन में ये अपनी कक्षा में घूम जा रहे हैं। ये सारे जो है चट्टानों से या फिर ठोस पदार्थों से मिलकर बने हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य ग्रहों की। यदि बात करें तो, जिनको हम जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति सूरज को जो चक्कर है वो 11 साल 11 महीने में लगाता है। मतलब कुल देखें तो 12 साल लगा देता है सूरज का एक चक्कर लगाने में। और खुद की परिधि, यदि खुद की अक्ष में घूमने की बात करें तो 9 घंटे 56 मिनट में ये कंप्लीट कर लेता है। और इसके चंद्रमा हमको याद रखना है। इसके चंद्रमा की जो संख्या है वो 16 है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि सूरज का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 29 साल 5 महीने में ये लगा देता है। ठीक है। और अक्षीय घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट। तीसरी बात याद रखना है कि इसके चंद्रमा कितने हैं। तो चंद्रमा इसके बहुत ज़्यादा, 30 से ज़्यादा हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस सूरज का चक्कर लगाता है 84 साल में। अक्षीय घूर्णन इसका होता है 17 घंटे का 14 मिनट का, और इसके चंद्रमा की संख्या है 14। अब देख रहे हैं हम, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सूरज का जो चक्कर लगाने में उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये 29 साल में लगा रहा था, ये 84 साल लगा दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि नेपच्यून 164 साल में सूरज का चक्कर लगाता है। अक्षीय घूर्णन ये करता है 16 घंटे 7 मिनट में। अक्षीय घूर्णन है इसका इतना। और यदि हम इसके चंद्रमा की बात करें तो 8 इसके चंद्रमा हैं जो इसका चक्कर लगाते हैं। अब मैं पहली बात बता चुका हूँ कि ये जो चारों बाहरी ग्रह हैं वो गैस से और तरल पदार्थ से मिलकर बने हैं। ये बात आपको याद रखना, सबसे मेन अंतर है। जो आंतरिक ग्रह हैं वो पृथ्वी के समान है और सॉलिड पदार्थों से मिलकर बने हैं, लेकिन जो बाहरी ग्रह हैं वो गैसों से बने हैं और तरल पदार्थों से भी मिलकर बने हैं। दोनों हमको याद रखना, गैस और तरल पदार्थ।
अब जैसा कि हमारी यूनिट का नाम ही था सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, तो वैसे तो हमें सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जानना था, लेकिन बात यहाँ पर आगे बताई गई है कि सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल के बारे में हम जान लेते हैं। तो जब हम पौराणिक रोमन कहानियों की बात करते हैं तो वहाँ पर सोल शब्द का यूज़ किया गया है। सोल मतलब सूर्य देवता, जिसका मतलब होता है सूरज से संबंधित। तो यदि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल का अर्थ पूछ लिया गया तो सोल का मतलब होता है सूर्य देवता, और जिसका अर्थ होता है सूरज से संबंधित। इसलिए सूरज का जो परिवार है, जितने भी ग्रह आ रहे हैं, उन सभी को मिलाकर, ग्रह भी आ सकते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आ सकते हैं, इन सभी को मिलाकर ग्रह उपग्रह ये एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं। अब काफ़ी देर बाद यहाँ पर हम बात देखेंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल को यदि इंग्लिश में हम कहें तो जियोग्राफी हो गया। अब जियोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब इसको हम तोड़ के देखते हैं। तो जीईओ जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी से, और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन या फिर लिखना। तो भूगोल का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन। अब ऐसे ही ग्रीक भाषा के कई सारे वर्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि जियो में हम कुछ वर्ड ऐड करते जाते हैं, जियोलॉजिया, ठीक है, जियोमेट्रिया, और एक वर्ड है जियोइड्स, GODIES। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, लॉजिया का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। और मीट्रिया, मीट्रिया जियोमेट्री मतलब मापन, और जियोइड्स मतलब आकार के अनुरूप, मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये सब वर्ड हैं जो इससे मिलकर बने हैं, जिसको हमें याद रखना है। अब खगोल शास्त्री, कई बार हम सुनेंगे खगोल शास्त्री के बारे में। तो खगोल शास्त्री किनको कहते हैं? खगोल में जो भी पिंड है उनकी गति से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उनको हम खगोल शास्त्री कहते हैं। एग्जाम्पल यदि लें तो हम आर्यभट्ट। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि आर्यभट्ट कौन, क्या थे, गणितज्ञ थे कि खगोल शास्त्री थे कि भूगोलवेत्ता थे, क्या थे। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, और खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। अब यदि सौरमंडल को हम अच्छे से परिभाषित करना चाहें एकदम सरल भाषा में, तो सूरज है, ये हमारा सूरज है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले हमारे 9 ग्रह हैं, और ग्रहों के भी आसपास जो चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हो सकते हैं। जैसे कि इधर पे जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, उल्का पिंड भी इसमें आ जाते हैं। ये सब मिलाकर इसको हम कहते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल की परिभाषा आपको याद रखना है, सूरज, 9 ग्रह, फिर ग्रह के बाद उपग्रह, क्षुद्र ग्रह भी हो सकते हैं, उल्का पिंड भी हो सकते हैं, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इसी को सौर परिवार कहा जाता है, जिसका मुखिया कौन है? हमारा सूरज है। अब जब सूरज का नाम ले लिए हैं तो सूरज के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। तो जो सौर परिवार, सौर मंडल है, उसके सेंटर में हमारा सूरज है। आकार की यदि हम बात करें इसका, तो आकार बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। निर्माण कैसे हुआ है पहले ही हम बता चुके थे कि ये गैसों से मिलकर बना, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, और इसके पास एक प्रकार से खिंचाव बल है। इसी के कारण ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और इसी के कारण ही वो इसके चक्कर लगा पा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये लोग
खिंचाव बल को महसूस कर रहे हैं। और यदि दूरी की बात करें हम, तो पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। ये सारी चीज़ें हमने सूरज के बारे में जाना। सूरज के बारे में बाद में हम जानते हैं ग्रह के बारे में, कि ग्रह से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप देखोगे कि संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या 8 है। अब यदि हम डिस्टेंस के हिसाब से नाम याद रखना चाहें, सूरज से दूरी के हिसाब से यदि हम याद रखना चाहें, तो क्या क्या हो गया दूरी के हिसाब से? सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। शनि के बाद है यूरेनस और लास्ट में है नेपच्यून। ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक भी बताई गई है। ट्रिक बताई गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये ट्रिक्स यदि आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो सबसे शुरू से याद रखिए। बुध तो आपको याद रहेगा ही। शुक्र जब आप बोलते हो तो शुक्र में 2 वर्ड आते हैं ना। शुक्र जब आप लिखोगे तो 2 वर्ड आ रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी जब आप लिख रहे हो तो पृथ्वी लिख रहे हैं तो लगभग पा, था और वी 3 वर्ड आ रहे हैं, तो तीसरे नंबर में पृथ्वी हो गई। मंगल में यदि आप 4 वर्ड बनाना चाहो तो म, न, ग और ल, मंगल। ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, कुछ याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कई बार हम कक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कक्षा हम किसे कहेंगे? ये हमारा सूरज है और ये इनकी कक्षा हो गई। कक्षा कैसी इनकी? दीर्घवृत्ताकार या फिर अंडाकार है। एक निश्चित पथ है इनका, ऐसा नहीं कि किसी भी कक्षा में ये घुस गए, ऐसा नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं कक्षा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर अपना सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, और यही जो रास्ता है दीर्घवृत्ताकार है, इसी को हम कहते हैं कक्षा। अब एक फैक्ट हमें याद रखना प्लूटो से रिलेटेड, कि प्लूटो जो है अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि ये दूसरे ग्रह की कक्षा को काट रहा था। कब हटाया गया ये भी हमें याद रखना है, कि अगस्त 2006 में किसके द्वारा हटाया गया? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा। अब इसको किस में रख दिया गया है? इसको रख दिया गया है बौने ग्रह में। अब बौने ग्रह के कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि 2003 UB 313, सिरस हो गया, प्लूटो हो गया, ये सभी बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है IAU, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। इसका यदि इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। केंद्रीय सचिवालय कहाँ है इसका? तो पेरिस में है इसका केंद्रीय सचिवालय, फ्रांस में। इसका काम क्या है? तो ये अनुसंधान का काम करती है, अध्ययन का काम करती है, अध्ययन को बढ़ावा देती है, नई वस्तु को नाम देना हो तो भी ये सब काम करती है। स्थापना इसकी 1919 में हुई थी और हर 3 साल में इसकी बैठक होती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बेंजामिन बेलोत। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि 1938 से 1948, मतलब ये जो 10 साल का जो पीरियड था, यहाँ पर इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? वही सेकंड विश्व युद्ध की बात चल रही थी। और पिछली बैठक इसकी हुई थी 2018 में वियना में, ऑस्ट्रिया। और अगली बैठक 2021 में फिक्स की गई है दक्षिण कोरिया ब्रुयान। ये आपको याद रखना कुछ फैक्ट IAU से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम पृथ्वी के बारे में।
पृथ्वी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो 3 नंबर पर आता है सूरज से दूरी के हिसाब से। आकार की यदि हम बात करें तो 5वें नंबर का ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब पृथ्वी की जब हम आकृति को देखते हैं तो वो भी कुछ इसी प्रकार से अंडाकार है, मतलब ध्रुवों पर कुछ चपटी है। इसी को कहते हैं भूआब। भूआब मतलब पृथ्वी के समान। तीसरी बात इसको कहते हैं हम नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों देखते हैं? अंतरिक्ष से जब आप इसको देखोगे तो नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि 2/3 हिस्सा में पानी है, जिसके कारण ये हमको नीली दिखाई देती है। पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट जान लिया आपने। इसके बाद आप जानिए चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप जान लीजिए कि हमारे पास केवल एक ही उपग्रह है। एक ही उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है। यदि इसके डायमीटर की हम बात करें तो पृथ्वी का जितना डाया है उसका केवल 1/4 हिस्सा। और यदि आप डिस्टेंस की बात करो कि कितनी दूर है ये हमसे, तो ये है हमसे 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है। चंद्रमा से रिलेटेड फैक्ट आप जान चुके हैं। अब कुछ फैक्ट आप जान लीजिए प्रकाश की गति से रिलेटेड। प्रकाश की गति से रिलेटेड तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। ये जो प्रकाश है सूरज से हमारी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगा देता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब कुछ बातें यहाँ पर चंद्रमा से रिलेटेड ही बताई गई हैं कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जो पहली बार चंद्रमा में गया। तो पहली बार 29 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा सबसे पहले चंद्रमा पर गया। अब आगे आपको जानना है कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसको हम उपग्रह कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा। ठीक ये भी उसी प्रकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जैसे कि ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहा है। अब इनमें से कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी हो सकते हैं जो कि हमारी धरती के चारों ओर लगाएंगे चक्कर। ये क्या है? कृत्रिम पिंड होते हैं जो वैज्ञानिक इनको निर्माण करते हैं। और इनका यूज़ कहाँ पे होता है? इनका यूज़ होता है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी यदि आपको उठाना है। ठीक है, दूसरा यूज़ होता है संचार माध्यम के लिए। आप टीवी देख रहे हैं, मौसम की जानकारी ले रहे हैं, ये सब किसके द्वारा संभव है? कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही संभव है। इनको भेजते आप किस में हैं? तो इनको आपको भेजने के लिए रॉकेट चाहिए। रॉकेट से हम इसको अंतरिक्ष में भेजेंगे। फिर अंतरिक्ष में भेजने के बाद क्या होता है? ये हमारी धरती का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और यदि आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इनसैट, IRS और एडूसैट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके कृत्रिम उपग्रहों के। अब हमारी बात चंद्रमा पर ही चल रही थी, तो चंद्रमा से रिलेटेड जो अगला फैक्ट है वो है कि पृथ्वी का चक्कर ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 27 दिन लगा दे रहा है। खुद की कक्षा में कितने दिन में घूम रहा है? लगभग 27 दिन में घूम रहा। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब आपको हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा को देखोगे तो हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है?
जितनी देर में ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उतनी ही देर में अपना एक चक्कर वो कंप्लीट कर रहा है, अपनी अक्ष में घूम जा रहा है। इसलिए आपको हमेशा, आप जहाँ पर भी हो तो हमेशा आपको वही हिस्सा दिखाई देगा। यही इसका एक रीज़न है, आपको हमेशा वही हिस्सा दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर भी वो 27 दिन लगा दे रहा है और अपनी कक्षा में भी 27 दिन में घूम जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट भी बताए गए हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ पर वायु भी नहीं है। और पूर्णिमा के दिन आपको पर्वत, मैदान, गड्ढे छाया बनाते हैं ना, वो छाया आपको दिखती, तो वो छाया क्या है? इसकी मैदान पर भी पर्वत, मैदान और गड्ढे बने हुए हैं जो हमको दिखाई देते हैं पूर्णिमा के दिन। आइए अब क्षुद्र ग्रह के बारे में हम देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनकी स्थिति कहाँ है। तो मंगल और बृहस्पति, इन्हीं के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इनके बारे में कुछ बातें आप याद रख लीजिए कि आखिर ये क्षुद्र ग्रह हैं क्या। तो क्षुद्र ग्रह भी ग्रहों का ही हिस्सा है। किसी समय ग्रहों में टक्कर हुई होगी और इसी टक्कर से इनके कुछ छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो क्षुद्र ग्रह के रूप में बने हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में आपने जान लिया। अब आप जान लीजिए उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होते हैं, कौन कौन, क्या है इनकी खासियत। तो उल्का पिंड भी सूरज का चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हम उल्का पिंड बोलते हैं। अब कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है, उल्का पिंड ये हमारी पृथ्वी है ना, इसके इतने नज़दीक आ जाते हैं कि अब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कंट्रोल में आ गए। अब ये इधर का गुरुत्व कंट्रोल खो देते हैं और एकदम गिरने की प्रवृत्ति होने लग जाती है। अब जब ये गिरने लग जाते हैं तो गिरेंगे तो क्या होगा, वायु के साथ में घर्षण होगा। घर्षण के कारण कभी कभी तो ये जल जाते, इतना तेज घर्षण होता है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी तक पहुंच भी जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो एक गड्ढा का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उल्का पिंड के गिरने से ही बनी थी। और यहीं से आपको एक चीज़ याद रखना है कि पुच्छल तारे, ये इसकी पूंछ के रूप में जब ये जलता है ना, घर्षण होता है, तो एक प्रकार से पूंछ के रूप में हमको दिखाई देती है। इसी को हम पुच्छल तारे कहते हैं। अब अगला फैक्ट हम देखते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा हम किसे कहेंगे? आकाशगंगा हम कहते हैं लाखों तारों का जो समूह है, लाखों तारों का जो समूह है, इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम किस आकाशगंगा में हैं, तो मिल्की वे में हम हैं, जिसको प्रकाश की बहती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये काय से मिलकर बनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें हम केवल तारे ही अकेले नहीं हैं, तारे हैं, ठीक है, और बादल हैं, गैसें हैं, और इसमें धूल के कण भी शामिल है, ठीक है। और लास्ट में सबसे बात आ जाती है ब्रह्मांड की। एक तो आकाशगंगा मिलकर बनी है तारों से, लेकिन ऐसी कईयों सारी आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगाएं हैं, मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यहाँ पर हमारी पहली यूनिट ख़त्म हो जाती है।